हाँ, दिन तो सेशन रह जाएगा, तुम क्वेश्चन आंसर पूछते रहोगे। अगर उसकी यूटिलिटी हो रही है, ऐसा होता है कहीं जगह पे शाफ्ट होती है और वहां बीच में से एक दरवाजा दे देते हैं जाल वाल लगा के, जिसमें वॉशिंग मशीन लग देते हैं या कुछ स्टोर रूम टाइप बना देते हैं उसको। अगर ऐसा होता है तो अपन उसको नेट एरिया में काउंट करेंगे, उसको कट एरिया में काउंट नहीं करेंगे। ठीक। वो कोई भी एरिया जहां पे कोई यूटिलिटी हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जहां पे आपकी मोमेंट्स है, आवाजाही जहां हो रही है, वो सभी एरियाज को अपन काउंट कर लेंगे इसके अंदर। डन। शुरू करें सेशन को। चलिए। पेन पेपर है सबके पास? गौतम रामपाल, तुम 2-2.5 साल पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही एकदम सिंसियर होके पढ़ते हो? हाँ, टेंशन लेके नहीं पढ़ना होता है, इतना सीरियस नहीं लेते हैं, रिलैक्स रहो। ये मेरे क्लासरूम में आया था एक बार, ट्रेनिंग रूम में, मुझे याद है कौन सा किया था कोर्स, ईशा? फाउंडेशन ही किया था। फाउंडेशन कोर्स किया था, 2-2.5 साल तो हो गए होंगे मुझे ऐसा लगता है। तभी भी ऐसे सीरियस होके बैठा था क्लास के अंदर, पढ़ता था। चलो, बढ़िया। ठीक, लिखिए। दो तीन चीजों का आप ध्यान रखिए। जब भी किसी व्यक्ति को जीवन में या उसके परिवार में न्यूरो इश्यूज होंगे, न्यूरो, तो उसका जो मूल कारण है वो होगा नॉर्थ ईस्ट। वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष का सर जिस तरफ है वो। अब कई बारी क्या होता है कि व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही है, और राहु केतु दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं, उसमें से भी मुख्यतः राहु ये भ्रमित कर देता है। और ये उस व्यक्ति को ही नहीं, उस हीलर को भी भ्रमित कर देता है जो वहां उपचार करने जा रहा है, क्योंकि पीड़ा दिखती नहीं है, हीलर अदृश्य हो जाती है। सामने भी होगी तो एक, जिसे कहते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर्स जो है वो इतनी पक्के से उसको वो पिक नहीं कर पाता है अपनी दृष्टि से। आमने सामने की दिशाएं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जैसे आजू बाजू की करती है वैसे आमने सामने की भी करती है। समझने के हिसाब से समझिए कि नॉर्थ ईस्ट जिस व्यक्ति का खराब होगा तो 180 डिग्री पर साउथ वेस्ट होता है, सबको पता है। नॉर्थ ईस्ट के 180 यानी कि डायगोनल लाइन लेकर जाएं आप सेंटर से नॉर्थ ईस्ट में, तो सामने आपको साउथ वेस्ट दिखेगा। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप और स्किल की दिशा है, प्लस स्टेबिलिटी की दिशा। एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कीजिए आप अपने मित्रों में, परिवार में, कि जब कोई व्यक्ति का रिलेशन खराब होता है या आप एक सलाहकार हैं, कोई आपके पास आता है और वो रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बता रहा होता है, और आप उसका आकलन कर लेते हैं, आप अपने बोझ से इस बात को समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है, ये गलत रास्ते जा रहा है ना, तो आप क्या कहते हैं, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्लियर? ऐसा ही तो कहते हो। तो जब भी किसी के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो अपन सिर्फ खाली साउथ वेस्ट नहीं देखेंगे, उसके डायगनल 180 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर भी नजर डालकर जरूर देखेंगे कि कहीं वहां कोई पीड़ा तो नहीं है। ऐसे ही आप समझें कि अगर कोई व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट खराब है,
तो क्या वो व्यापार में स्टेबल रह सकता है? नहीं रह सकता। कभी व्यापार ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। इसके साथ एक दिशा और देखनी है व्यापारी के घर में, और वो है मंथन की दिशा। यानी कि उसकी जो चर्निंग एबिलिटीज हैं, उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो बैलेंस्ड है? कहीं ऐसा तो नहीं बड़े बड़े ख्वाब बना रहा हो। क्लियर हुआ? या वो सोच ही नहीं पा रहा हो कि उसको कैसे क्या करना है। तो मूलतः जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है मेरा व्यापार नहीं चल रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप उनके घर में सर्वप्रथम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं और उसके साथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को देखते हैं। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में चूल्हा होगा, साउथ ईस्ट में चूल्हा होगा, तो व्यापारी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव तरीके से डिसीजंस ले रहा होगा, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा या ऑर्डर उठा। राइट? ईस्ट और साउथ ईस्ट का चूल्हा व्यापारी को इंपल्सिवनेस देगा। उसको आवड़ा धावड़ी मची रहेगी, उसको लगेगा कि बस फटाफट फटाफट मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। और कहीं ना कहीं इसी इंपल्सिव बिहेवियर के कारण उसको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। गॉट इट? अब इसमें एक सूत्र और पकड़िए आप और समझिए उसको, कि घर में जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी सबसे वीक होगी, सबसे पहले वो ग्रस्त हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है कि जरूरी नहीं है कि हेड ऑफ द फैमिली को ही हो रहा हो पीड़ा। घर में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। किस व्यक्ति को होगी? नंबर एक, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। नंबर दो, जिसके जो चक्र हैं हमारे शरीर में, जो 7 चक्रास हैं। अब सपोज कीजिए कि किसी का घर में सीढ़ी है ब्रह्म स्थान की। तो जिसका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, उसी के पेट में अल्सर कैंसर होगा, दूसरे के नहीं होगा। हेड ऑफ द फैमिली तो एक थ्योरी है ही है कि चलो हो सकता है हेड ऑफ, लेकिन कई बार हेड ऑफ द फैमिली को नहीं हो रहा, किसी और को हो जाता है। जिसको हो रहा होता है, तो जब आप उसकी चक्रा स्कैनिंग करेंगे, जब आप उसके चक्रों को देखेंगे, चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का मणिपुर चक्र सबसे ज्यादा कमजोर था, सबसे ज्यादा ब्लॉक था। क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तीसरा, प्लैनेटरी पोजीशंस डिसाइड करती है कि अब दोष आएगा और अब दोष नहीं आएगा। प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर प्लैनेट ट्रिगर हो गया, अगर प्लैनेट ट्रिगर हो गया, तभी पीड़ा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। उदाहरण से समझे कि एक 25 माले की बिल्डिंग में सभी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा जब कंस्ट्रक्ट होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे ही बावले हो जाएंगे। नहीं तो सोसाइटी का देखो क्या हाल होगा। हाँ? ऐसा तो नहीं होगा कि सभी के घरों में कोई क्रॉनिक न्यूरो डिजीज हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस वो प्लेनेट ट्रिगर नहीं होगा, तब तक नहीं आए। अब इसमें एक एक्सटेंशन आ जाती है। प्लेनेट, प्लेनेट के बाद उसका नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, फिर वो किस चरण में है। जब तक वो पूरी एक इक्वेशन नहीं बनती है, तब तक ये इवेंट नहीं होता।
राइट। अब वापस आ जाते हैं हम। अगर किसी व्यक्ति के घर में या किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी पेमेंट्स ब्लॉक हो जाती, तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि पेमेंट ब्लॉक किसने करी। अगर वो कहता है मैंने ग्राहक को उधार दिया था, ग्राहक की दिशा कौन सी है पहले तो ये लिख लो। सभी को मालूम है ग्राहक कहाँ से आता है, कौन सी दिशा से, सबको मालूम है। ग्राहक आता है नॉर्थ से। पेमेंट ब्लॉक होगी तो लिख लीजिए साउथ ईस्ट। अब एक व्यक्ति पेमेंट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि सहयोग नहीं कर रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो क्या करेंगे अभी अपन, सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि कहीं नॉर्थ में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ब्लॉकेज किस में होगी, पाइप्स में हो सकती है, कोई सीलन हो सकती है, कोई क्रैक्स हो सकते हैं, कोई कटा फटा हो सकता है, नॉर्थ के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो स्मेल कर रहा हो, वेंटिलेशन का इशू हो सकता है, लाइटिंग का इशू हो सकता है, करेक्ट। या कोई बहुत हैवी चीज नॉर्थ में पड़ी हो तो एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। तो पेमेंट ब्लॉक किसने करी, ग्राहक ने। अब कई लोग आएंगे कहेंगे हमारे पापा हमसे कुछ पैसे ले गए और अभी तक दिए नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। फादर को दिए थे व्यापार में, दो लोग व्यापार कर रहे हैं और उसका अलग व्यापार है, उसका अलग है, फादर को व्यापार में चाहिए थे, दिए और आए नहीं, तो ईस्ट देखेंगे, फादर की जो दिशा होती। क्लियर। किसी फीमेल क्लाइंट को दे दिए तो साउथ देख लेना, साउथ ईस्ट, वो तो हम देखेंगे ही, राइट। अब आपने जब नॉर्थ देखा तो आपने देखा कि नॉर्थ में बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है, ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू वाली जो दिशा है, ग्राहक की जो दिशा है वो संतुलित है, वहां पे कोई पीड़ा नहीं हो रही। ग्राहक की जो दिशा है उसके 180 डिग्री पे एक दिशा है जो कि आपकी ब्रांडिंग की है, आपकी वैल्यू की है, उस पर भी नजर डालें। जब ग्राहक वैल्यू नहीं दे रहा होता है तभी इग्नोर करता है। बात समझ में आ गई। साउथ की दिशा की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ से 180 डिग्री पे साउथ है जो आपका नेम और फेम है। ये नेम और फेम कैसे बिल्ड होता है, नेम और फेम बिल्ड होता है जब कोई व्यक्ति आपको वैल्यू दे रहा है, आपको वेटेज देता है, जब कोई व्यक्ति, तभी नेम एंड फेम आप गेन करते हैं। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उसको इतना तवज्जो भी नहीं दे रहा हो, इतनी वेटेज ही नहीं दे रहा हो कि उसके पैसे देने हैं वापस, और इधर उधर खर्चे कर रहा वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आ गया हो सकता है ना। तो साउथ को चेक करेंगे। जब आपने नॉर्थ और साउथ बैलेंस कर दिया, अब आप आइए साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट रिकवरीज है, जब भी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है तो अपन साउथ ईस्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, उसको चेक करते हैं। और नॉर्थ वेस्ट क्या है कि जिस व्यक्ति को पेमेंट दी है वो व्यक्ति अपने को सहयोग करे, अपने को सपोर्ट करे। पर वो व्यक्ति कौन होना चाहिए, जब आप साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के साथ उन दो दिशाओं को भी बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन बनती है। नहीं तो खाली साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बैलेंस करके कभी तुक्का लगेगा और कभी नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखें। क्लियर हो गया आपको सबको। हम्म। अब व्यक्ति, एक सिचुएशन आती है जिसमें वो ये कहता है कि देखिए, सहयोग तो कर रहा है, क्लाइंट फोन भी उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक दिक्कत अपने को ये आ रही है कि वो पैसे रिलीज नहीं कर रहा है, उसकी इंटेंशन तो है देने की, लेकिन वो बस कर नहीं रहा है, मालूम नहीं क्या।
ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर आप साथ में वेस्ट को चेक करेंगे, क्योंकि सब कुछ ओके है, जिसने दिए हैं, जिसने लिए हैं, वो देने को भी तैयार है पैसे वापस, लेकिन बस आ नहीं रहे, आजकल आजकल हो रहा है। तो जब आजकल आजकल हो रहा है और सामने वाला फोन भी अटेंड कर रहा है और देने की इंटेंशन भी है उसकी, तो आप साथ में वेस्ट को चेक करेंगे और लिखो इसको, क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे नहीं तो दिखेगा नहीं बच्चों। क्लियर हो गई यहां तक कैसे आमने सामने की दिशाएं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं? अब एक व्यक्ति ये कहता है व्यापार में आपको, ये मैं आपको रेजिडेंशियल को कैसे व्यापारिक तंत्र से कनेक्ट करना है वो भी बता रहा हूँ साथ साथ। अब एक व्यक्ति आपको ये कहता है कि भाई साहब ग्राहक भी आ रहा है, मार्केटिंग भी फुल कर रहे हैं, लेकिन प्राप्तियां जीरो, बिल्कुल प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो आपने वेस्ट चेक किया उसका, क्योंकि प्राप्ति की दिशा है। अब वेस्ट से 180 की जो दिशा है, सामने की जो दिशा है ईस्ट, उसे भी आप चेक करेंगे कि ग्राहक तो आ रहा है, मार्केटिंग भी फुल हो रही है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कस्टमर है वो इस व्यक्ति से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा हो, या इसके प्रोडक्ट से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा हो, इसलिए प्राप्तियां नहीं हो रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि अपने कोई भी चीज जब भी खरीदते हैं, वो तभी खरीदते हैं जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, जैसे आपको ईयरफोन अभी जरूरत नहीं है, वो टूटी जो कान में लगाते हो सुनने वाली, हाँ? पर आप एक दुकान में गए, एक अच्छे ब्रांडेड ईयरफोन आपने देखे, तो एकदम आपको कनेक्ट हो गया कि देखो एक बैकअप में ले लेते हैं, अच्छा भी है, स्कीम में भी चल रहा है, कंफर्टेबल भी है, रीजनेबल भी है, वारंटी भी मिल रही है, हाँ? तो एक बैकअप में लेके रख लेते हैं। वैसे भी वो जो पुराने वाला है उसमें कहीं कट्स थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए हैं, या वो काला पड़ना शुरू हो गया है, या गंदा होना लग गया है, या आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, तो सबसे पहले तो आप उससे कनेक्ट होते हैं, और ये जो कनेक्शन है ये तभी स्टैब्लिश होता है जब किसी भी व्यापार में या घर में ईस्ट अच्छे से बैलेंस्ड, क्लियर हो गया। फिर बंदा ना चाहे ले लेता है, ना चाहते हुए माल खरीद लेता है, हाँ? गॉट इट? चलिए, अब इसके साथ आप एक चीज और देखें कि अगर किसी व्यक्ति में, ठीक है वो आगे बढ़ा, तो अभी इसको यहीं पे गिरे, राइट? अब केस स्टडी पे आ जाते हैं। तो आज की जो केस स्टडी आप करेंगे, उस केस स्टडी में यही होगा कि इन व्यक्ति के जीवन में प्राप्तियां नहीं है, और ट्यूमर घर में किसी को है, ठीक है? तो ये केस स्टडी है आपकी कि एक तो प्राप्ति नहीं हो रही है, दूसरा हेल्थ इश्यूज है, पेमेंट्स ब्लॉक्ड हो गई हैं, पेमेंट्स आ नहीं रही हैं। तो इन क्राइटेरियाज के ऊपर आपने आज वर्किंग करनी है, आज ये केस स्टडी अपन करेंगे। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लिखिए कि व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है, लिखिए ब्रेन ट्यूमर को हाईलाइट करके कि ये कौन सी दिशा है। उसके बाद आप लिखिए कि उनकी पेमेंट्स ब्लॉक हो गई है, ग्राहक फोन नहीं उठा रहे हैं, या जिसको पेमेंट दी है वो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा। अब आप इसको ऐसे एक सर्कल कीजिए और आसपास उसके दिशाएं लिख दीजिए, ऐसे राउंड करके। ये कौन कौन सी दिशाओं से रिलेटेड हो सकता है कि उसने पेमेंट किसी को दी है और पेमेंट वापस नहीं आ रही है, या माल दिया है और पेमेंट नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी जो भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है माल दिया होगा व्यापारी है ना? लिखिए।
और बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, ये भी लिखिए। इसी के साथ वो 7 स्टेप्स को हमेशा याद रखिए। पहला स्टेप क्या है कि हमने प्रॉब्लम को रिलेट करना है डायरेक्शन के साथ, जो आप लोग अभी कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने प्रॉब्लम को रिलेट करना है द्वार के साथ। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि अर्थ एनर्जीज कैसी हैं, ये बार चार्ट बताएगा। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है कि जिसमें कि हमें उस व्यक्ति के घर में जो तत्व दूषित हैं उन्हें शुद्ध करना है। फिफ्थ स्टेप में एनर्जीज को बैलेंस करना है। सिक्स्थ में आप 2D 3D या कोई भी जो चित्र वगैरह की रेमेडीज हैं ये सब लगाएंगे। और सेवेंथ स्टेप में फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप कितने दिन बाद करना है? एटलीस्ट 45 डेज बाद फॉलो अप करना, 45 दिन बाद फॉलो अप करके पूछेंगे कि गाड़ी कहीं चली या वहीं की वहीं रुकी है, कोई 19-21 का भी फर्क आया कि नहीं। तो आपको बता देता हूं कि जब व्यक्ति की गर्दन दबी होती है और उसको हल्का सा भी रिलीज होता है तो उसे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खुल गया है, राइट। तो इसलिए इस चीज को आप समझें कि अगर आपने अच्छे से उपचार किया है तो डेफिनेटली 45 डेज में गर्दन खुलनी शुरू हो जाएगी, सांस आना शुरू हो जाएगा उसको। ऐसा होगा नहीं, और कहीं कहीं तो 2-3 दिन में ही शुरू हो जाता है। 45 तो बहुत बड़ी बात। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अब अपन केस स्टडी सेशन पे चलते हैं और अपने केस स्टडी को आरंभ करते हैं। आप लिखते रहना साथ साथ, राइट। ये 7 स्टेप्स हैं, इनको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए, जैसे आपको करना है वैसे कीजिए, लिख लीजिए। लेकिन इनको हमेशा फॉलो करें। जब आप इनको फॉलो करेंगे और चलेंगे तो आपको एनालिसिस बहुत इजी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या पीड़ा आई? रेजिडेंट ने ये कहा, गृह स्वामी ने कहा कि घर में किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है, पेमेंट्स ब्लॉक हो चुकी है और व्यापार में घाटा। हम्म, चलते हैं। हाँ, ठीक है। तो रिलेट स्टेप 1 क्या है? रिलेट इशू विद डायरेक्शंस। ये हमने अभी नक्शे को नहीं देखना है। इसके लिए हमने सीधा अपने अपने ही बोध से, अपनी नॉलेज से, अपनी समझ से हमने रिलेट कर लेना, राइट। तो हेल्थ इश्यूज, ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर किससे रिलेटेड हो गया? पहले तो क्योंकि ब्रेन है वास्तु पुरुष मंडल में, सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो उसको देखेंगे। हमने क्या देखा यहाँ पे? दिशाओं को पहले चिन्हित कर लिया। नॉर्थ ईस्ट, साथ में व्यक्ति का बेडरूम और देखेंगे कि बेडरूम व्यक्ति का कहाँ पर। और किचन, क्योंकि भोजन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे शरीर पर। हम्म? अब उन्होंने आगे क्या लिखवाया कि व्यापार में नुकसान हो रहा है, लॉसेस इन बिजनेस, ये लिखवाया हुआ है। तो लॉसेस इन बिजनेस, या तो साउथ साउथ वेस्ट में कुछ गड़बड़ होगी। उसके बाद हमने देखा वेस्ट की दिशा को देखना है, प्राप्तियों की दिशा को। नॉर्थ पैसा, साउथ ईस्ट कैश फ्लो, ये दिशाएं फिक्स है जिनको हमने देखा। इसके बाद पेमेंट ब्लॉक का उन्होंने इशू बताया। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि, और लिखवाया भी है, समझाया भी है कि हम उसमें साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट देखें। नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी आ गया है पहले, लॉसेस इन बिजनेस में, तो वो कवर हो जाएगा। एक पंथ दो काज हो जाए, राइट। क्या आप सब लोगों ने, जब हम ये पीड़ा लिख रहे थे तो करीब करीब 80% क्या आप लोग इन्हीं दिशाओं पे थे? 80 to 90% सभी लोग
यही चिन्हित करी आप लोगों ने। हाँ, वेरी गुड। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इसके बिल्कुल विपरीत कुछ लिखा हो दिशाओं के बारे में, कोई है तो मुझे बताएं। ठीक। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप सब लोगों को पकड़ बन रही है कि किस प्रकार से केस स्टडी करनी। आगे चलते, वेरी नाइस। अब दूसरे चरण में हमने क्या करना है, हमने द्वारों को, यानी कि जो एंट्रीज हैं उनको रिलेट करना है विद सिम्टम, जो पीड़ा आ रही है उसके साथ। तो यहां देखा कि द्वार क्या आ रहा है, ये एक द्वार आ गया है E8 से, इसको हमने पकड़ा। हम्म, द्वार आ गया है। तो मैं जो आपको ये जो द्वार आ रहे हैं, ये मोर और लेस आप जो केस स्टडीज कर रहे हैं W1 W2 E8 यहाँ देखें, तो ये इसके बाहर फार्म है, ये गार्डन एरिया है, राइट। या कह लीजिए कि ओपन एरिया है, और ड्वेलिंग एरिया जो है इसका वो इतना ही है। तो आप यहाँ देखें कि हमने जब इसका ब्रह्म स्थान लिया है, अब आपके हिसाब से यहाँ देखें, यहाँ से हमने जब डॉट्स लगाई होंगी, तो ये डॉट्स में ये एरियाज छोड़ दिए हैं, राइट। जितना नेट यूजेबल एरिया है वही लिया है। तीसरे चरण में हम अर्थ एनर्जीज के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एनर्जीज यहाँ पर कैसी है। नॉर्थ की एनर्जी को जब हमने एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि वहां एनर्जी कमजोर है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी एनर्जी लो है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जो एनर्जी है वो हाई है। साउथ में एनर्जी लो है। SSW में एनर्जी लो है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में एनर्जी हाई है। करेक्ट। लिखा आप लोगों को यहाँ पे, ये लाइंस देखेंगे, ये हायर एनर्जी लाइन है, ये एवरेज, ये लोअर एनर्जी लाइन। जितनी भी एनर्जीज, जो भी बार आपको दिख रहा है हायर एनर्जी लाइन से ऊपर, वो हाई एनर्जी है। लोअर एनर्जी लाइन से नीचे जो बार्स हैं जिन दिशाओं के, वहां पे एनर्जी कम है, राइट। स्टेप 4, जैसा मैंने आपको कहा कि अपने को शुद्धि करनी है तत्व। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले E8 का जो द्वार है, ये वाला, ये जो द्वार, इसको हम ब्लॉक करेंगे, राइट। किससे ब्लॉक करेंगे, इसको कॉपर स्ट्रिप से ब्लॉक करेंगे। पेमेंट्स ब्लॉक करता है ये द्वार, और लॉसेस देता है, और सिम्टम के साथ मैच हो रहा है ना। तो इसीलिए इस द्वार को हम ब्लॉक करें। W1 का जो द्वार है, ये फाइनेंशियल लॉसेस देता है। तो रेमेडी क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रास की पत्ती लगाकर इसको ब्लॉक कर देंगे। W2 का जो द्वार है वो इनस्टेबिलिटी देता है, चाहे वो व्यापार हो चाहे जॉब हो उसके अंदर। तो रेमेडी क्या करेंगे, वही एक पत्ती जो W1 से जा रही है वो W2 की चली जाए। तो ये हमने यहाँ पर ब्लॉक किया। ये फॉर्मूला आपके पास है, सबके पास। आगे के चरण में अभी हमने एंट्रीज को शुद्ध कर लिया, अब तत्वों पे आ जाएंगे। नॉर्थ की एनर्जी क्या देखी कि नॉर्थ की एनर्जी लो है, कम है। तो यहां पर हमने सफेद और ब्लू कलर को कहा कि इसको आप एनहेंस करें इस रूप में, प्लस एल्यूमिनियम के पिरामिड और हेलिक्स लगाए, राइट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कम है, देखिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्या, ये NNE है, ठीक है। और NNE में यहां देखिए क्या है, टॉयलेट है इधर, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है ना। और कुछ पार्ट एनी का भी आ रहा है इसमें, ये देखिए, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है। सिम्टम क्या थे, ब्रेन ट्यूमर।
तो क्या कहा कि परमानेंट रिमूवल ऑफ टॉयलेट, यहां से टॉयलेट को आप परमानेंट हटाइए। उसके बाद हमने आगे क्या देखा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में क्या है, किचन है इनकी, क्योंकि किचन की भी बात हुई थी कि खाना कहाँ पक रहा है उसको अपने ने देखना है। W&W की किचन है ये। अब यहाँ किचन का जो ये बर्नर है, चूल्हा है, इसको अपन कहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं था रिलोकेट करने के लिए, तो हमने इन्हें ये कहा कि आप इस चूल्हे को नॉर्थ वेस्ट की तरफ रिलोकेट कर दीजिए, और वहां ट्रीटमेंट कर दिया चूल्हे का। करेक्ट, W&W से तो बेटर है। जिसे कहते हैं विष फूड खाना खाने से तो बेटर है, पॉइजनस फूड खाने से तो बेटर है। W&W की तरफ चूल्हा करा दिया और वहां पे उसका ट्रीटमेंट कर दिया। राइट, W&W से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चूल्हा करा दिया और वहां पे उसका ट्रीटमेंट कर दिया। फिर हमने ये देखा कि नॉर्थ वेस्ट में एक टॉयलेट है, तो नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट को आयरन स्ट्रिप से क्या किया, ब्लॉक कर दिया। क्लियर। रेमेडीज क्या लगाई, नॉर्थ में कुबेर जी लगाए, धनवंतरी जी एनएनई में, और रेड स्वास्तिक साउथ ईस्ट में, ताकि साउथ ईस्ट की जो अग्नि है, जो रिकवरीज है, वो चलती। साउथ ईस्ट में कोई ऐसा दोष था नहीं। नहीं। क्लियर। एक चीज को आप अच्छे से समझ लें, इस सूत्र को बहुत अच्छे से लिख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि हर एक दिशा में छेड़छाड़ करनी है। आप बेसिक बैलेंसिंग कर लेना, वो एनर्जी कम है तो पट्टी लगाकर उसको बड़ा कर दिया, या थोड़ा कलर ऐड कर दिया, या या एनहेंस्ड है तो उसे थोड़ा एग्जॉस्ट कर दिया, बस इतना ही बहुत है। हर जगह हेलेक्स, हर जगह पैरामिड, हर जगह ट्रीटमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। जितना उसने लिखाया है अपने को कॉपी में कि मेरी ये पीड़ा है, उससे रिलेटेड ही उपचार करना, सब चीजों को नहीं छेड़ना। क्लियर। नहीं तो पहले पीड़ा आएगी और फिर तुम्हारी रेमेडी चलेगी। अननेसेसरी 16 दिशाओं में जाकर ट्रीटमेंट नहीं करना। पैर में दर्द है तो पैर के दर्द की गोली दो, समझ में आया। फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर लगाओ। अब फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन थोड़ी कर दोगे सीधा। फ्रैक्चर हाथ का हुआ है, तुम पेट पे लगे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। जहां प्रॉब्लम है, जितनी प्रॉब्लम है उतना ही उपचार करो, और बाकी वो छोटी मोटी बैलेंसिंग कर लो, वो कलर की पट्टी वट्टी लगाकर, उससे कोई इतना डैमेज नहीं होने वाला किसी को। ठीक है, वो संतुलन ही बनाएगी। और कहीं गलती से तुमने कोई एक आधी पट्टी आगे पीछे लगा दी तो भयभीत नहीं हो जाना, डरना नहीं कि अरे अरे ये क्या कर दिया, मैंने गलती कर दिया, क्लाइंट क्या, एक सबके कर दिया कर दिया। गुरुदेव का नाम लेना, कहना आपने ही कुछ करवाया होगा, इसी में उसका भला होगा। ठीक। पर इसका मतलब ये नहीं है जानबूझ के सब गलतियां करते रहो उनका नाम ले ले। अभय होने को कह रहा हूं लेकिन मूर्ख होने को नहीं, ये ध्यान रखना। डिफरेंस बिटवीन बीइंग अभय एंड मूर्ख। ठीक। तो ऐसा ही एक बार ही एक संत अभय होने के लिए जंगलों में चले गए, है ना, उनको अभय प्राप्ति करनी थी। तो जंगल में गए और वहां पे घोर तप किया उन्होंने, ऐसे जंगल में जहाँ खूब सारे जंगली जानवर, सांप, तो वो बड़े फेमस हो गए। किसी ने कहा कि अब उनके पीछे अगर सिंह आकर भी दहाड़ दे तो वो हिलते नहीं थे, अपने तप में बैठे रहते, अपने ध्यान में बैठे रहते, तो वो अभय हो गए। तो एक बहुत यंग भिक्षु, जिन्हें बुद्ध कहा गया,
बुद्ध वहां गए और बुद्ध ने उनसे कहा कि आपके बारे में बहुत सुना है कि आप अभय हैं, तो आप बताएं कि अभय का क्या मार्ग है। तो इतने में एक बहुत खूंखार शेर पास से निकला और उसने दहाड़ा तो बुद्ध वहां से, उन्होंने कहा कि आप बुद्ध भाग के कुटिया के अंदर चले गए। तो ऐसा कहा गया कि जब बुद्ध बाहर आए तो वो संत जोर जोर से हंसे, बोले तुम एक शेर से डरते हो? तो बुद्ध ने कहा हाँ मैं डरता हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप एक गिलास पानी भी पिला दें, क्योंकि मेरे को घबराहट से पानी की प्यास लग गई है। तो वो संत उठे, अंदर से पानी लेकर आए। तो जब वो पानी लेकर आए तो जिस शिला पर, जिस चट्टान पर वो संत बैठ के ध्यान कर रहे थे, बुद्ध ने जिनका वो ध्यान करते थे उनका नाम लिख दिया उस पर। अब जैसे ही वो उस चट्टान पे पैर रखने लगे बैठने के लिए, उन्होंने देखा कि उनके इष्ट देव का नाम लिखा हुआ है, तो उनका पैर वहां रुक गया। तो बुद्ध ने उन्हें कहा कि आप अभी भी पूर्णतः अभय नहीं हुए। जब आप अपने इष्ट का नाम देखकर पैर रोक गए और नहीं रखा, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी डरते हो। तो अगर कोई ये कहे कि आप अभय हो गए हो, ऐसा नहीं है। और मैं तो शायद अभय हो भी जाऊं, लेकिन आप कभी भी अभय नहीं हो पाए, क्योंकि जब आपको अभय होना है तो आपको अपने अंदर के अंधविश्वास से अभय होना है, ना कि शेर चीतों से। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जंगली जानवर को देखकर अपनी जान बचाए, ये उसकी मूर्खता नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका जो चेतन मन है, उसका जो उसकी जो बुद्धि है वो स्वस्थ है। ये मूर्ख होते हैं। जैसे छोटा बच्चा, आपने देखा है छोटा बच्चा अगर उसकी बुद्धि ऐसी हो कि वो खतरों का खिलाड़ी बन जाए, तो चिंता ही लगी रहती है उसके लिए कि कहीं आग में हाथ ना दे दे, कहीं पानी में ना कूद जाए। तो सुसाइडल एक तरह का समझ लीजिए, अपने आप को, अपनी जान को जोखिम में डालना इज नॉट अभय। तो अगर अभय होना है तो उन विचारों से होना जो तुम्हारे को अंदर अंदर डराते हैं, कि मंदिर आया तो माथा टेक कर ही जाएंगे, नहीं तो श्राप मिल जाएगा। ठीक, तो ये अभय होना है। चलिए,